हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नायनल मली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। आज ऑनलाइन वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट प्रथम इतिहास के पेपर फर्स्ट से संबंधित विषय भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। संस्कृति की विशेषताओं को जानने से पहले हम थोड़ा जान लें कि संस्कृति कहते किसे हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ उत्तम कार्य अथवा आचरण से लिया जाता है, अर्थात संस्कृति जो बनी है वो भूषण शब्द से बनी है, आभूषण जिसे हम कह सकते हैं, मगर फिर भी ये इसका एक संकुचित अर्थ माना जाता है। टाइलर ने संस्कृति की परिभाषा करते हुए कहा है, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, परंपरा तथा अन्य गुण व आदतें जो मनुष्य समाज से सदस्य के रूप में प्राप्त करता है उसे संस्कृति कहा जाता है। इस परिभाषा के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संस्कृति में हम दर्शन, कला, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, आदतें एवं धर्म को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार संस्कृति में मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया है वो दर्शन शास्त्र के रूप में जो मनन और चिंतन किया है, साहित्य, कला और संगीत में जो उसने सृजन किया है, सामाजिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं का विकास किया है, उन सभी का समावेश हम संस्कृति के अंतर्गत करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाने की जो कला है वो संस्कृति है। संस्कृति का विकास किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, वरन ये पूरे समाज में अनेक व्यक्तियों के सामूहिक योगदान का परिणाम है तथा यह कई पीढ़ियों तक अनवरत चलता रहता है। यानी संस्कृति किसी अपन कहें छोटे पीरियड में निर्मित नहीं हुई है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनी है, किसी कुछ समय के द्वारा नहीं हुई है, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है और इसमें हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक योगदान दिया है संस्कृति के निर्माण के कारण। यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृति का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है और अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के विषय में लिखते हैं, संस्कृति वह चीज़ है जो समूचे जीवन में व्याप्त है तथा जिसकी रचना और विकास में कई सदियों के अनुभवों का हाथ है। तो संस्कृति को मोटे रूप में हम ये कहें कि संस्कृति हमारे आध्यात्मिक विचार, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, हमारे धर्मों इत्यादि इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों की उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए अहमदाबाद, गुजरात या मुंबई, दिल्ली में कार्य करता है, मगर अक्षय तृतीया के दिन वह अपने पूर्वजों के रात्रि जगह देने के लिए ज़रूर अपने गांव में आता है। तो वो अक्षय तृतीया के दिन उसका रात्रि जगह देना ये उसकी संस्कृति की एक प्रकार से हम विशेषता कह सकते हैं। भले ही वह वहाँ शहर में अपने मॉडर्न ढंग से रह रहा है, सारी चीज़ें उसी ढंग से मैनेज कर रहा है, मगर जब रात्रि जगह देने की बात आती है तो वो अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौट आता है। यह हमारी संस्कृति है। संस्कृति को ढंग से समझने में थोड़ा सभ्यता का भी अर्थ जान लें तो सभ्यता का अनुमान किसी व्यक्ति की वेशभूषा, रहन सहन, भाषा शैली आदि से लगाया जाता है। मैकाइवर और पेज ने सभ्यता को परिभाषित करते हुए कहा है
मानव ने अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिन यंत्र पद्धतियों और संगठन को जन्म दिया है उसे सभ्यता कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का प्रयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति की है उसे हम सभ्यता कहते हैं। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरंतर प्रगतिशील है, इसलिए इतिहासकारों की मान्यता है कि मानव सभ्यता का निरंतर विकास हो रहा है, अर्थात मनुष्य की भौतिक क्षेत्र में उन्नति सभ्यता है। जैसे हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि प्रारंभिक मानव गुफाओं में रहता था, बाद में उसने झोपड़ी बनाकर एक जगह रहना शुरू किया, उसके बाद उसने पत्थर के, उसके बाद ईंटों के मकान बनाए, और आज हम देखते हैं भव्य अट्टालिकाएँ, बंगले खड़े हैं या फ्लैट्स खड़े हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं। गर्मी से बचने के लिए उसमें एसी लगे हुए हैं, सर्दी से बचने के लिए उनमें हीटर लगे हुए हैं, या मौसम के अनुकूल उसने अपने जीवन के लिए जो सुविधाएं जुटाई है, यानी उसने जो भौतिक विकास किया है, ये ही इसे हम सभ्यता कह सकते हैं। तो अब हम संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा अंतर देखते हैं कि दोनों में मूल रूप से क्या अंतर है। सभ्यता मानव जीवन के बाह्य पक्ष को चित्रित करती है, जो हमें दिखाई देता है, यानी सभ्यता दृश्य हमें दिखाई देती है, और संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारे अंदर का विषय है, हमारी मानसिक स्थिति या हमारे आंतरिक गुणों को संस्कृति अभिव्यक्त करती है। सभ्यता की नकल की जा सकती है, परंतु संस्कृति का अनुसरण करना कठिन है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर रही है, उसके जैसी वेशभूषा, उसके जैसा हेयर कट, उसके जैसा रहन सहन, जैसे खाने में बफर सिस्टम या डाइनिंग टेबल का प्रयोग, यह पाश्चात्य सभ्यता की देन है, हमारी सभ्यता की देन नहीं है। तो हम सभ्यता की नकल कर सकते हैं, मगर संस्कृति, जैसे मैं इसको फिर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूँ, जैसे हमारे देश में विवाह के समय 7 फेरे लेने की जो हमारी परंपरा है, वो मॉडर्न से मॉडर्न व्यक्ति, चाहे वो IAS हो, चाहे वो अनिल अंबानी जैसा धनाढ़ व्यक्ति हो, या एक निम्न किसान वर्ग का व्यक्ति हो, वो सारों में वही चीज़ अपनाई जाती है। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है। तो हमने सभ्यता की नकल कर ली। अब जो विदेशी जो लोग हैं जब हमारे देश में आते हैं, तो हमारे या राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान की वेशभूषा और उनके आभूषणों को धारण कर लेते हैं और बड़ा उनको अच्छा महसूस होता है, पर वो हमारी तरह हमारी संस्कृति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भले ही वो सभ्यता की नकल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को आत्मसात कोई भी विदेशी नहीं कर पाता है, जबकि हमारी सभ्यता की नकल वह कर लेता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता एक शरीर के समान है जिसका वर्णन किया जा सकता है, परंतु संस्कृति आत्मा है जो दिखाई नहीं देती है, यानी जिसका दर्शन करना हम कह सकते हैं कठिन है। यानी सभ्यता के शुद्ध, सूक्ष्म एवं उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास एवं पल्लवन को ही संस्कृति कहा गया है, या हम संस्कृति कह सकते हैं। तो अब हमारे सामने संस्कृति जब चीज़ स्पष्ट हो गई कि संस्कृति एक आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति है, और इसका विकास एक लंबे समय से निरंतर होता रहा है, और इसका अनुसरण करना या दूसरों की संस्कृति की नकल करना मुश्किल होता है। संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है, मगर हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में, हमारे धर्म में यह निरंतर अभिव्यक्त होती रहती है। सभ्यता हमारे भौतिक विकास को, मानव ने अब तक जो विकास किया है, जैसे हम किसी यातायात के साधनों के विकास को ही देख लें, तो ये हमारी इसको हम देख सकते हैं, ये हमें दिखाई देती है। और ये हम कहें कि एक शरीर के समान है, जो शरीर को जिस प्रकार हम देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते हैं, तो शरीर को सभ्यता मान सकते हैं और आत्मा को हम संस्कृति मान सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कलाएँ, ज्ञान विज्ञान, विविध विद्याएँ, नीति, विधि विधान, जीवन प्रणालियाँ और वह समस्त क्रियाएँ और कार्य
सम्मिलित हैं जो उसे एक प्रकार की विशिष्ट संस्कृति बनाते हैं, तथा जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को, धार्मिक और आर्थिक जीवन को साहित्य, शिष्टाचार और नैतिकता में ढाला है। भारतीय संस्कृति की दीर्घकालीन निरंतरता ने इसे विशिष्ट विशेषताओं से सिंचित किया है। फिर भी हम कुछ इस प्रकार हम मोटा मोटा तो जान गए कि हमारी संस्कृति में धर्म शामिल है, आध्यात्मिक चीज़ें शामिल है, हमारी कलाएँ शामिल है, हमारे विभिन्न रीति रिवाज, विधि विधान, सारी चीज़ें शामिल है। फिर भी हम इसकी मोटी मोटी चीज़ें कुछ बिंदुओं के तहत हम चर्चा करने का उन पर थोड़ा प्रयास करेंगे। तो हमारी संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसकी प्राचीनता। भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। विश्व में केवल चीन एवं भारत की ही ऐसी संस्कृतियां हैं जो आज तक चली आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति के जो अवशेष हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि की खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो उस ज़माने में हम सिंधु काल में जब मनुष्य स्वास्तिक का प्रयोग करता था, पेड़ों की पूजा करता था, या विभिन्न उसके जो धार्मिक संस्कार थे वो आज भी हमारी संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो हमारी संस्कृति की जो प्राचीन साहित्य है वो वेद है, जो विश्व के प्राचीन साहित्य में जिसकी गणना होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, गीता आदि हमारे धार्मिक विचारों का आधार स्तंभ है। तो भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन है, या विश्व की संस्कृतियों में हम कह दें कि सबसे अधिक प्राचीन है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारी संस्कृति का निर्माण सैकड़ों सालों से नहीं परंतु हज़ारों सालों से निरंतर चला आ रहा है। दूसरी हमारी संस्कृति की विशेषता है निरंतरता। यानी जैसे कहा भी गया है कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सारे जहाँ से, हस्ती ऐसी है कि हमारी मिटती नहीं। यूनानी संस्कृति, मिस्री संस्कृति, रोम की संस्कृति, आज उनकी जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं वो आज हमें दिखाई नहीं देती है। इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप में बदल दिया है। मगर हमारी संस्कृति ऐसी है कि प्राचीन काल से अभी तक लगातार विकासोन्मुख तो है ही है, मगर लगातार चल रही है। इसमें निरंतरता है। अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण हमारे देश में हुए और उन्होंने हमें बदलने की पूरी कोशिश की। रीति रिवाज, उनका धर्म भी हम पर थोपना चाहा है, मगर थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हम इन शक, हूण, कुषाण, मुग़ल, अंग्रेज या कहें अनेक विदेशियों ने अपनी संस्कृति में हमें को रंगने के बावजूद भी हमारी संस्कृति आज भी वैसी की वैसी है, निरंतर है, जैसे कि सिंधु काल से चली आ रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम उस काल से अब तक वैसी की वैसी देख रहे हैं। हमारी संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आध्यात्मिकता। यानी भौतिक जगत की अपेक्षा हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक तत्वों का ज़्यादा महत्व है। मानव शरीर को नश्वर माना गया है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, मगर आत्मा को अजर अमर माना गया है, जो कभी नहीं मरती है। इस लोक में और परलोक में सत्य, अहिंसा, तपस्या आदि को हम कहें हमारी संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन कर्म प्रधान है कि व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, फल की चिंता उसे ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। बबूल का पेड़ बोने पर उसे आम प्राप्त नहीं होंगे, यानी बुरा कार्य करने पर उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। यह हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में हम मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को त्यागने की बात हमारी संस्कृति का एक प्रकार से कहें आध्यात्मिक पक्ष करता है।
ये हमारी संस्कृति ने इस-लोक और परलोक में सुंदर समन्वय स्थापित करने का भी कार्य किया है। समन्वयवादिता हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। हमने बाह्य तत्वों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है और परिस्थितियों के अनुसार हमारी संस्कृति में परिवर्तित होने का गुण भी है। सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता की भावना हमारे यहाँ विद्यमान रही है। विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारी संस्कृति ने ग्रहण कर ली है और उसको उन सबको अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। यानी किसी भी अन्य संस्कृति को हमने है ही नहीं समझा है और उसमें भी जो अच्छाइयाँ थी हमें अच्छी लगी, उन सबको हमने अपने अंदर समाहित कर लिया है। सभी वस्तुओं में हमने सत्य के दर्शन किए। जब इस्लामी शासकों ने अपन कहें ज़बरदस्ती भारतीय लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा, फिर भी उन्होंने राम, रहीम और भक्ति संतों ने कृष्ण और करीम में कोई फ़र्क नहीं किया है, यानी इनमें भी समन्वय स्थापित कर दिया है। इसी समन्वयकारी प्रवृत्ति के कारण ही हमारी संस्कृति आज तक जीवित और अक्षुण्य है। हमारी संस्कृति में धर्म की प्रधानता है। धर्म का सदैव ही एक विशिष्ट स्थान हमारी संस्कृति में रहा है, पर धर्म से तात्पर्य हमारी संस्कृति में धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक विधियां नहीं होकर के धर्म का वास्तविक अर्थ मनुष्य के कर्तव्य पालन से लिया गया है कि धर्म से मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में उचित एवं न्यायपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए इहलोक और परलोक में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार धर्म किसी धार्मिक विश्वास या क्रियाविधि का सूचक न होकर एक व्यापक जीवन पद्धति का बोध हमारी संस्कृति के अंतर्गत करवाता है। धर्म में विविध धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ अनेक नियमों तथा विधि विधानों को भी सम्मिलित किया गया है ताकि मनुष्य की नैतिक और भौतिक प्रगति या समृद्धि दोनों ही हो सके। हमारी संस्कृति में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का ही समन्वय मिलता है। हमारी संस्कृति की एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विविधता में एकता। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, भारत को मतों तथा पंथों, प्रथाओं तथा संस्कृतियों, धर्मों एवं भाषाओं, विभिन्न जातियों तथा सामाजिक संस्थाओं का अजायब घर कहा जा सकता है, किंतु यह मृतक वस्तुओं तथा भौतिक पदार्थों का नहीं बल्कि जीवित संप्रदायों एवं आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का अजायब घर है। यानी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के खान पान, वेशभूषाएँ और अनेक भाषाएं प्रचलित है। इन विविधताओं के बावजूद हमारी संस्कृति में एक मौलिक एकता हमें दिखाई देती है। संपूर्ण देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। इस मौलिक एकता को भी हम कुछ भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक एकता। प्राचीन काल से लेकर के अंग्रेज़ों तक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद हर्ष, हम कहें सल्तनत काल के शासकों, मुग़ल शासकों और बाद में अंग्रेज़ों ने भी एक समान शासन प्रणाली पूरे देश में स्थापित की, एक समान नियम न्याय की व्यवस्था, यानी इन सब ने हमारे पूरे देश को एक होने का बोध करवाया है। दिल्ली से लगाकर दक्षिण तक या हम पूर्व से लगा करके पश्चिम में लाहौर तक जो सारी शासन व्यवस्था थी वो एक ही सूत्र में बंधी हुई थी, एक ही प्रकार के नियम कानून प्रचलन में थे। ऐसा नहीं कि एक प्रांत में अलग प्रकार के का न्याय, दूसरे प्रांत में अलग प्रकार का न्याय। तो इन सारी चीज़ों ने हमें एक राजनीतिक एकता का बोध करवाया है।
भौगोलिक एकता ने भारत को एक देश का रूप प्रदान किया है, जैसा कि विष्णु पुराण में भी उस समय कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम नाम भारत तत्र भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, यानी भारत की भौगोलिक एकता दिखा रहा है कि भारत कैसा है, किस प्रकार का है। कि समुद्र यानी हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, और यहाँ की संतानें भारतीय कहलाती है। यानी ये हमारे देश की भौगोलिक एकता को अभिव्यक्त करता है। धार्मिक एकता, हमारे देश में विभिन्न धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम वैदिक धर्म कहें, जैन, बौद्ध, सिख आदि प्रचलित है, और ये सारे इन धर्मों का उद्गम स्थल भी भारत है। परंतु इन सभी में एक आधारभूत एकता हमें देखने को मिलती है। जैसे विभिन्न जो धार्मिक के जो सिद्धांत हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, एकेश्वरवाद का सिद्धांत, ये हमें सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। यानी सभी धर्म इन चीज़ों को मानते हैं। सभी देशवासी सभी धर्मों के जो तीर्थ स्थान हैं, उनके संत, साधु संत है, मुनि है, ऋषि है, उनका सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाला जैन साधुओं का भी सम्मान करता है, सिख साधुओं का भी सम्मान करता है, सिखों के त्यौहार में भाग लेता है। या हम कहें कि हम तो इन सारे धर्म वालों ने एक प्रकार से हमारे देश को धार्मिक एकता प्रदान की है। हमने साधु संतों, फकीरों, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ सभी धर्मों के लोग माथा टेकने जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कहें कि यह हमारे देश की धार्मिक एकता को मजबूत करता है। इसके बाद भाषा और साहित्य, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, मगर इन सभी भाषाओं, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की जो जननी है वो संस्कृत है। दक्षिण की भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके साथ साथ सभी धर्मों के ग्रंथों का निर्माण संस्कृत भाषा में हुआ है। साहित्य में भारत को एक राष्ट्र कहा गया है या एक राष्ट्र मानने की प्रेरणा दी गई है। यही हमारे भारत की मौलिक और सांस्कृतिक एकता को भाषा और साहित्य से भी काफ़ी सहायता मिलती है। इस भारत की इन विभिन्न विविधताओं और विषमताओं के बावजूद जो समष्टि में व्यष्टि के दर्शन में होते हैं, इसको सर हर्बर्ट रिजले ने अपने कुछ शब्दों द्वारा व्यक्त किया है कि भारत में दर्शक को भौतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भाषा, आचार व्यवहार और धर्म में जो विविधता दिखाई देती है, उसकी तह में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आंतरिक एकता है। यह वह एकता है जो रक्त, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, भाषा, आचार विचार, वेशभूषा आदि भेदभावों का प्रतिरोध कर भारत को एक सर्वश्रेष्ठ उन्नत राष्ट्र बनाती है। यानी इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हमें यह मौलिक एकता के दर्शन भारतीय संस्कृति में होते हैं। हमारी संस्कृति की एक विशेषता धार्मिक सहिष्णुता है। हमारे यहाँ कभी भी बलपूर्वक किसी धर्म का प्रचार नहीं किया गया है। विचार एवं चिंतन की स्वतंत्रता सभी लोगों को मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है। यानी अन्य धर्मों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना यहाँ विद्यमान है। ऋग्वेद तो ये भी कहता है, सत्य एक है लेकिन ज्ञानी पुरुष उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। यानी ईश्वर तो एक है और विभिन्न धर्मों के जो विद्वान हैं उसके एक अलग अलग नाम बतलाते हैं, बाकी सत्य या ईश्वर एक है। इसके प्राचीन शासकों में भी हमें धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य से ले हैं, जैन होते हुए भी उसने अन्य धार्मिक
पंथों पर कोई अत्याचार नहीं किया, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। प्रश्न ने आजीविक जैन एवं हिंदू साधुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, या उनको भी दान दिया, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर हमें ईरानी, यूनानी, वैदिक तथा बौद्ध देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो कि इन शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को प्रकट करते हैं। वही चीज़ें लोगों में भी आ गई, शासकों का अनुसरण लोगों ने भी किया, और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ लंबे समय से एक साथ शांतिपूर्वक रहते हुए आ रहे हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्रहणशीलता हमारी संस्कृति का सबसे अच्छा गुण है। हमने अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातें सीखी है, जैसे यूनान और रोम से हमने ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक नई बातों का ज्ञान प्राप्त किया है। यानी हमारी संस्कृति ये मानती है कि अच्छी चीज़ें और ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, हमें सीख लेना चाहिए। छोटे बच्चे से भी हमें यदि अच्छी चीज़ें मिलती है तो उसे भी हमें सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने धर्म का, जाति का या उम्र का कोई भेद नहीं किया है। हमारी संस्कृति की एक विशेषता सर्वांगीणता है। तो न केवल इसने मनुष्य के जीवन के किसी एक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया कि मनुष्य केवल धर्म की ओर ध्यान दे, अध्यात्म की ओर ध्यान दे, वरन इसने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यानी उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है कि मनुष्य का सभी क्षेत्रों में विकास हो। भौतिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय हमारी संस्कृति में दिखलाई पड़ता है। शारीरिक विकास के लिए योग की बात की गई है, तो आध्यात्मिक विकास के लिए तपस्या और इसकी धर्म की बात की गई है, तो मानसिक विकास के लिए विभिन्न संस्कारों का एक प्रकार से हमारी संस्कृति में उल्लेख मिलता है। यानी मनुष्य के सर्वांगीण जीवन से ये हमारी संस्कृति संबंधित है। हमारी संस्कृति सर्वकल्याणकारी है। यह पूरे संसार को एक परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, पूरा संसार ही हमारा परिवार है, और हम इन सब के कल्याण की कामना करते हैं। हम इन सब के निरोगी रहने की, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। संस्कृत का जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। हमने स्वार्थवश केवल अपने या अपने देशवासियों की कामना नहीं की है, परंतु पूरे संसार को एक परिवार मानते हुए सबके अच्छे स्वास्थ्य, निरोग और सुख समृद्धि की कामना की है। यह हमारी संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। अहिंसा की भावना, निष्काम कर्म पर हमारी संस्कृति में बल दिया गया है। भगवद गीता भी ये कहती है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति ईश्वर तुम्हें देगा। सभी धर्म अहिंसा प्रधान हैं। जैनियों ने तो अहिंसा को इतना माना है कि उसे कीट पतंगों की रक्षा करने वाले धर्म की संज्ञा दे दी गई। बौद्ध धर्म अहिंसा का पक्षधर है। और हिंदू धर्म भी प्रारंभ में जब यज्ञों में जीव हिंसाएँ होती थी, तो बाद में उनके आरण्यकों और उपनिषद काल में इन यज्ञों में जीव हिंसा का निषेध किया गया। सभी प्राणियों की रक्षा करने की बात, कीट पतंगों तक की रक्षा करने की बात हमारी संस्कृति करती है। पेड़ पौधों में हमारी संस्कृति जीवन मानती है। जो विभिन्न यज्ञों का जो प्रावधान है वैदिक संस्कृति के तहत या हिंदू धर्म के तहत, वो सभी प्राणियों, कीट पतंगों या हम कहें पशुओं, पक्षियों इत्यादि की भी रक्षा करने की प्रेरणा विभिन्न यज्ञों के माध्यम से हमारी संस्कृति देती है। हमारी संस्कृति की एक विशेषता इसकी संयुक्त परिवार प्रणाली है, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ परिवार के मुखिया के नेतृत्व में अपने जीवन में आनंद और सुख का उपभोग करती हुई अपने कर्तव्य का पालन करती है। दादा दादी के साथ चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे, पोते पड़पोते इत्यादि एक साथ
परिवार के मुखिया के नियंत्रण। यह सभी संस्कृतियों को छोड़कर हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण और अद्भुत विशेषता हम कह सकते हैं कि इतने सारे लोग कैसे एक साथ रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। वर्णाश्रम एवं आश्रम व्यवस्था का प्रावधान हमारी संस्कृति में किया गया है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने गए हैं कर्म के अनुसार। प्रारंभ में ये कर्म के अनुसार वर्ण बने थे, बाद में जन्म के अनुसार हो गए। तो इनके अनुसार एक प्रकार से हमें आर्थिक जो प्रणाली है उसके अनुसार ये थे, और बाद में मानसिक विकास के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए आश्रम की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला आश्रम जो है ब्रह्मचारी आश्रम माना गया है, जिसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपने को समाज के अनुकूल बनाता है। उसके बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसमें वह अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। इसके बाद वानप्रस्थ है, जिसमें वो समाज को अपने अनुभवों को प्रदान करता है, और संन्यास आश्रम में वो अपने परलोक के लिए या खुद की उन्नति के लिए तपस्या इत्यादि करता है। तो इस प्रकार हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमारे देश की आत्मा है, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं जो है वो मानवतावादी दृष्टिकोण की परिचायक है। पूरे संसार का कल्याण चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, मानव मात्र का कल्याण चाहती है, प्राणी मात्र का कल्याण चाहती है, सभी व्यक्तियों का विकास चाहती है, सर्वांगीण विकास चाहती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास की बात करती है। तो इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है, और इसको मिटाने के काफ़ी प्रयत्न विदेशी आक्रमणकारियों ने किए थे, पर चूँकि शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं, आत्मा को नहीं। तो ज़बरदस्ती लोगों से जब धर्म परिवर्तन या संस्कृति परिवर्तन की बात की गई तो उन्होंने जान दे दी, मगर एक प्रकार से उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है जो निरंतर चली आ रही है।